इस तरह तो सर एक ही कार्बन का है जो मतलब हाइड्रोजन के साथ अटैच। MnO4 नेगेटिव प्लस C2H5OH गिव्स क्या है Mn+2 प्लस CH3COOH। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें सब लोगों के। ये +7 है तो -2 हो गई होगा, ठीक। ये हो रहा है यहाँ पर आपका +2, कितना हो रहा है -2, ठीक। कार्बन का यहाँ पे कितना आ रहा है -2 आ रहा है। इसमें बात करेंगे तो Mn का आ रहा है +2, ठीक। और कंप्लीट कार्बन कंबाइंड लेंगे इसके अंदर भाई, है ना। 2x लेना है पूरे कार्बन को, ठीक। तो 2x लीजिए कार्बन को, तो ये 3 और 4 है ना, 0 आ रहा है, कितना आ रहा है ना, 0 आ रहा है, ठीक। CH3COOH यदि आप लेते हैं तो फिर 0 आ रहा है, ठीक। तो -2 से 0 हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, और एक +7 से +2 हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है मैग्नीज का। तो कार्बन -2 to 0 मींस ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज जो है वो +7 to कितना +2 मींस रिडक्शन। तो दो पार्ट हम लोगों ने किए यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की हम बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में C2H5OH से आप क्या बना रहे हैं CH3COOH, और MnO4 नेगेटिव से क्या बना रहे हैं Mn+2, ठीक है ना। अब क्या किया जाए इसके अंदर कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो -2 से 0 हो रहा है, और ये हो रहा है +7 से +2, मतलब एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं रिसीव किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो C2H5OH जो है ये C2H5OH से CH3COOH यदि बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये +7 से +2 हो रहा है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ठीक। अब उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। यहाँ पे वो एटम कार्बन है, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है, मतलब ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ वो एटम मैग्नीज है, दोनों तरफ मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया हमने, हो गया। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, वहां एक भी नहीं है, तो उस तरफ 4 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो दिक्कत आई कहां, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, ठीक। अब बारी आ गई हाइड्रोजन की। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है 5 and 1 6 and 2 8, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4, ठीक। तो इस तरफ 4H+ ऐड कर दीजिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, तो 4H+ ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर हो रहे हैं 8, तो इस तरफ 8H+ ऐड कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। यस और नो आ गया। चलो एक और मैं अपनी तरफ से बताता हूं। कल जाते जाते भैया पूछ रहे थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ गई यदि तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो चलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली भी मैं बता देता हूं अपनी तरफ से, सुनिए। इसे हटा दें, हो जाएगा भाई, है ना। चलो इसे हटाते हैं। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली मैंने बेसिक मीडियम में आपको दी हुई है, होमवर्क हो पाया नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। ये रिएक्शन थी P4 plus NaOH plus H2O gives PH3 plus NaH2 PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ये बन रहा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नजर आए, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नजर आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको आयोनाइज कर दीजिए,
ठीक, आयोनाइज क्यों कर दीजिए, क्योंकि क्या है, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको तो बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन सोडियम को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो इनको हमें सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, आयोनाइज कर देना चाहिए। ठीक, तो आयोनाइज यदि आप इसको करते हैं, मतलब कुल मिला के सोडियम को हटाना है मुझे यहां से, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस H2O गिव्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। समझे बात को, मैंने Na को हटा दिया, बाद में जब फाइनल इक्वेशन बनेगी तो मैं फिर से Na को ऐड कर लूंगा, Na पॉजिटिव को। अभी मैंने Na को यहां से हटा लिया, तो अब क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे फास्फोरस का है -3 और यहां फास्फोरस का कितना है +1। तो फास्फोरस जो है वो 0 से -3 भी हुआ है, फास्फोरस ही 0 से क्या हुआ है, +1 हुआ है। ठीक, मतलब फास्फोरस का ही रिडक्शन दिख रहा है, फास्फोरस का ही क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन दिख रहा है। कोई बात नहीं, ठीक, दो पार्ट तो करो, जो सिखाया गया उसको करते जाओ चुपचाप। तो यहां लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ, यहां लिख लो रिडक्शन हाफ, लिख लिया आपने। अब ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हुआ है, P4 से कौन बना है, H2PO2 नेगेटिव। ये ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन है, क्योंकि क्या हुआ है, 0 से कितना हुआ है, +1 हुआ। और यहां पे रिडक्शन में क्या हुआ है, P4 से कौन बना हुआ है, PH3। क्यों, 0 से कितना हुआ है, यहां पर -3 हुआ है। समझ रहे बात को, ठीक है ना। अब यदि 0 से +1 हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चलो करवा देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट करवा दिया, और ये 0 से -3 हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करवा दो इसको। ठीक, तो चलो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करवा देते हैं, ये करवा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। और वो एटम यहां पर कौन है, फास्फोरस। तो यहां 4 है, यहां 1 है, तो मैं बिल्कुल चुपचाप कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करूंगा। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहां 4 है, वहां पे 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। समझ गए बात को, इलेक्ट्रॉन में भी मल्टीप्लाई करना उसी नंबर से। चलिए अब आगे कर लोगे कि और मैं ही बताऊं। अब किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन की बारी आती है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 8, इस तरफ एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो यहां पर 8 वाटर ऐड करोगे, कर दिया 8 वाटर ऐड। चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। उस तरफ तो ऑक्सीजन की झंझट ही नहीं है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तरफ ऐसा ही कर देता हूं मैं चुपचाप, हो गया। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो ये बेसिक मीडियम है, ऊपर ही दिख रहा है ना NaOH डला हुआ है, NaOH मतलब कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो यदि बेसिक मीडियम के अंदर आपको इसको बैलेंस करना है, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हमको मालूम है जिस तरफ हाइड्रोजन कम है, जितने कम है उतने वाटर ऐड करते हैं, और उसके अपोजिट में उतने ही OH ऐड करते हैं, बोलो हाँ। तो यहां पर मेरे को 16 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और यहां पर मुझे 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, मतलब इस तरफ 8 हाइड्रोजन कम है, तो 8 हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर मैं 8 वाटर ऐड करूंगा और इसके अपोजिट में 8 OH ऐड करूंगा। समझ गए बात को, ठीक। तो यहां पर 8 OH ऐड होंगे और इस तरफ क्या हो जाएंगे, 8 वाटर ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर। यहां पर हाइड्रोजन यहां कितने हो रहे हैं, 12, इस तरफ एक भी नहीं है, तो यहां 12 वाटर ऐड होंगे और उस तरफ 12 OH ऐड होंगे, ठीक है। जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर लगाना है, बार बार चेतावनी दे रहा हूं, ये मत सोचने लगना कि यार 12 वाटर लगाएंगे तो ये तो 24 हाइड्रोजन हो गए, नहीं भाई, उस तरफ हम उतने OH भी तो लगा रहे हैं, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, हम उतने ही OH लगा देंगे, तो ये 12 OH हमने लगा दिए इस तरफ। अगली बात समझ में। अब लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन को यदि बैलेंस करना तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पूरी इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से।
तो इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई या नहीं आई बात समझ में? तो डिस्प्रपोर्शनेशन भी यदि है, डिस्प्रपोर्शनेशन भी यदि है तो उसमें भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। अब तो हमने सीख लिया, और जो सीख लिया बस उससे हम करते चले जाते हैं। अब क्या होता था कि अभी है ना, एक आध साल पहले तक जो पैटर्न था उसमें स्कूल टीचर आपको क्या करते थे, आपको मेथड का नाम दे देते थे कि बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, मतलब इसी का नाम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है, या बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वो नाम देते थे क्योंकि आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हो रहा था, आपको पूरा सॉल्व करके वहां पे बताना पड़ता था उनको कि ये देखो हमने इस मेथड से इसको बैलेंस किया हुआ है। अब वो नाम तो देंगे नहीं क्योंकि किसी भी मेथड से बैलेंस करो बैलेंसिंग तो सेम ही आएगी, है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अब बैलेंसिंग पे कंसंट्रेट करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मेथड जो बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, उनसे बन रहा होगा। जरा भी बेईमानी मन में है, ठीक, या ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका नहीं हो पाएगा भाई कुछ। वैसे आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियो भी कल तुरंत डाल दिया है ना, तुरंत कल वीडियो डाल दिया है पूरा क्लासरूम का, ठीक। वापस से एक और बार यदि इतू सा भी कोई कंफ्यूजन है तो सारे वीडियो को फर्स्ट रेडॉक्स के फर्स्ट से चालू करो, है ना, और आज दिन भर बैठ के पूरे वीडियोस को देखो, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं, उनको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मेथड को हम लोग अभी के अभी डिस्कस करते हैं जिससे आज इस यूनिट को हम खत्म कर सकें। ओके, डाली हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इधर उधर की कोई बुक आप लोगों के पास हो कोई सी भी, उनके भी कोई भी क्वेश्चन को बैलेंस करके देखिएगा। इन केस इस मेथड से नहीं हो पाता है तो तुरंत जो मैं अगली मेथड सिखा रहा हूं उससे कर लीजिए। हमारा टारगेट बैलेंस करना है ना, किसी भी मेथड से हो जाए वो, ठीक है। डालिए हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लिखिए फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स लिखिए। फर्स्ट, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम। नेक्स्ट, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम, जैसा वहां किया था, मैक्सिमम स्टेप तो सेम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट एटम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पीशीज, आइडेंटिफाई द स्पीशीज which undergo oxidation and reduction, identify the species which undergo oxidation and reduction, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, identify increase and decrease in oxidation number per atom, identify increase and decrease in oxidation number per atom, ठीक है। identify increase and decrease in oxidation number per atom। यस सर। स्पीकर ऑफ करिए भैया, स्पीकर ऑफ करिए। अरे किसका चालू है यार। नेक्स्ट, एक काम करो, नेक्स्ट नहीं, उसी में ब्रैकेट में लिखो, स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, इफ मोर देन 1 एटम्स आर इन्वॉल्व, if more than 1 atoms are involved, then calculate total increase and decrease in oxidation number, then calculate
टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मल्टीप्लाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, multiply the increase and decrease in oxidation number oppositely only at reactant side, oppositely only at reactant side। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाउ बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन by adding water molecule, next, balance hydrogen according to previous method। वही जैसा पहले हमने करा ना कि एसिडिक मीडियम में है तो H+ ऐड कर देंगे, बेसिक में है तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर हम H2O लगा देंगे, उसके अपोजिट में OH लगा देंगे, है ना। चलिए, तो मेरे साथ साथ एक बार जरा सारे रूल्स पढ़िए सभी लोग। फर्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है हमने, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। ठीक, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करा जाए, इंडिकेट किया जाए। ओके, सेकंड, आइडेंटिफाई कर लें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। थर्ड, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आइडेंटिफाई इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। और इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट में बात लिखी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ मोर देन वन एटम आर इन्वॉल्व देन आइडेंटिफाई टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक से ज्यादा एटम इन्वॉल्व हैं तो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज आपको क्या करना है, यहां पर मेजर करना है। ओके, फिर क्या करना है, कितने से इंक्रीज हुआ और कितने से डिक्रीज हुआ उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, बट ओनली एट रिएक्टेंट साइड। और वो भी कैसा लिखा हुआ है, अपोजिटली। अब इस अपोजिटली का क्या मीनिंग है बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एटम हैं उन सबको बैलेंस कर लीजिए और फिर फाइनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना, उल्टा मत कर देना है। ये मेथड आपको, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा आसान पड़ेगी, ठीक है ना, और बहुत मजे से आप कर ले जाओगे इसको। समय भी कम लगता है इसमें, सटासट काम हो जाता है। ठीक, थोड़ी सी कमांडिंग की जरूरत पड़ेगी, आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए और प्रैक्टिस करिए ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक, चलो। हाँ, हेडिंग क्या थी सर? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यस सर। चलिए, अब मैं बता रहा हूं, यहां देखिए ध्यान से। देखो, H और O का तो मैक्सिमम केस में चेंज हो नहीं रहा है, कहीं परऑक्साइड ऑक्साइड आ जाए तो ही ऑक्सीजन का चेंज होता है, ये बात हम जानते हैं, है ना। नहीं तो ऑक्सीजन का तो -2 बना ही हुआ है। ठीक, तो मैं सबके नहीं लिखता फिर रहा हूं, इंक खराब होती है, मैं तो सीधे यहां लिख दे रहा हूं। मैग्नीशियम का 0 है, नाइट्रोजन का +5 है, यहां मैग्नीशियम का +2 है, इस वाले नाइट्रोजन का +5 ही है, और इस नाइट्रोजन का कितना है, +1 है। ठीक, तो यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है
कि मैग्नीशियम जो है वो 0 से हो रहा है +2 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रोजन जो है ये हो रहा है +5 से +1 मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखना कितनी सिंपल मेथड है, बोर्ड पे रहना सब लोग हैं। Mg plus HNO3 gives MgNO3 whole twice plus N2O plus H2 लिखा है ऐसा। अब यहां देखो ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक, बना ऐसा। Mg क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर मैग्नीशियम। बोलो हाँ, एक मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है। तो मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर मैग्नीशियम। किसी को डाउट इस वाली बात में? No, है भाई, मैग्नीशियम 0 से +2 हुआ ना, तो मैग्नीशियम 0 से +2 हुआ तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर मैग्नीशियम। ओके, अब यहां देखो है, जहां गड़बड़ हुई वहीं पे जाना है, नहीं तो आपको इस वाले 5 पे भी जाओ, अरे है ना, जहां चेंज हुआ वहां जाएंगे, ठीक। तो यहां +5 था और वहां कितना है, +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 4 पर नाइट्रोजन। तो पर बोल रहे हैं, ध्यान रखना, एक से ज्यादा नाइट्रोजन मान लो यहाँ पे 2 होता, N2 होता मान लो, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें N2 होता, तो एक नाइट्रोजन के लिए 4 डिक्रीज हुआ तो N2 के लिए टोटल कितना ले लेते, 8, ठीक। एक नाइट्रोजन के लिए डिक्रीज हुआ है वो 4, यदि 2 नाइट्रोजन होते तो कितना हो जाता, 8 हो जाता। मान लो यहाँ पे Mg2 होता तो एक मैग्नीशियम के लिए 2 इंक्रीज हो रहा है, तो Mg2 होता तो 2 मैग्नीशियम के लिए कितना इंक्रीज ले लेते, 4, है ना। 4, yes. इतनी बात समझ में आ गई, कितना आसान है। देखो अब कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कितने से इंक्रीज हुआ और कितने से डिक्रीज हुआ उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस तरफ, रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन अपोजिटली का मतलब क्या है, ये इंक्रीज हुआ है कितने से, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा डिक्रीज होने वाले में, और ये कितने से डिक्रीज हुआ है, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा इंक्रीज, सॉरी 4 से डिक्रीज हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा इंक्रीज होने वाले में। फिर से बोलूं, ये 2 से इंक्रीज हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा डिक्रीज होने वाले में, और ये 4 से डिक्रीज हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई होगा इंक्रीज होने वाले में। कितनी सड़ी सी बात है। तो यहां पे ये 4 से डिक्रीज हुआ तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओनली एट रिएक्टेंट साइड है, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2, तो वो जो आपने अपोजिटली लिखा हुआ है ना, अपोजिटली का ये मीनिंग है, ओनली एट रिएक्टेंट साइड, उधर नहीं देखना, ठीक। अब लिख दो चुपचाप, MgNO3 whole twice plus N2O plus H2 लिख दिया, ठीक, कर दिया मल्टीप्लाई अपोजिटली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लो। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बचे कौन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। यहां मैग्नीशियम कितने, 4, यहां मैग्नीशियम कितना है, 1, तो यहां मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लूं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4Mg plus 2HNO3 gives 4MgNO3 whole twice, ठीक। तो ये मैंने सबसे पहले किसको बैलेंस कर लिया, Mg को। अब नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर लेता हूं, यहां नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, 2, ठीक, यहां नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं 8 and 2 10, कितने हो रहे हैं, 10 नाइट्रोजन है, यहां पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहां 10 नाइट्रोजन है, यहां 2 है, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 5 से, हो गए, अरे हाँ या ना, ठीक। सिर्फ हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 आ रहे थे, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 × 4 8 और 8 + 2 10, तो उस तरफ 10 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा, 5 से, हो गया। अब आप देखो ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन ये 10 × 3 कितने ऑक्सीजन हो गए, 30 हो गए, ये है 3 × 2 6, 6 × 4 24 है,
24 एंड 1 25 एंड 1 26। ठीक, तो 26 ऑक्सीजन हो रहे हैं उस तरफ, जबकि यहाँ कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं 30। तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, इस तरफ मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 mg 10 HNO3 gives 4 mgNO3 whole twice plus N2O plus H2O plus 4H2O। Yes, sir. हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, कोई दिक्कत? ठीक, देखो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, हमने हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है उनको पहचान लिया। अब हमने पर एटम देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। जितना इंक्रीज हो रहा है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया डिक्रीज होने वाले में, जितना डिक्रीज हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दिया इंक्रीज होने वाले में। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस कर लिया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस कर लिया। अब बारी आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इस तरफ मैंने चेक करी 30 है, इस तरफ चेक करी 26 है, तो मैंने यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, किए। अब हाइड्रोजन की बारी आती है ना। पहले एक बार हाइड्रोजन देख लेता हूं। वैसे तो मुझे ये मालूम है कि एसिडिक मीडियम नॉन आयोनिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस अपने आप हो जाती है, ऐसा मैंने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन है 10 है 10, यहाँ पर है 2 और 4 इंटू 2 8, तो 8 प्लस 2 कितने हैं 10। कमाल हो गया, हाइड्रोजन तो खुद ही बैलेंस हो गई अपने आप। बोलो मजा आया? ठीक, खत्म, रिएक्शन बैलेंस है, आंसर आ गया आपका। yes, sir. समझ में आई बात कुछ है? चलो yes. नोट करो, 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा। अब जिसको डाउट हो वो पूछते जाओ, बाकी लोग नोट किए, 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा अभी, हैं? चलो सर ये इसको 5:2 लिख सकते हैं जैसे जो प्रोडक्ट साइड है सर? लिख ही सकते ना, लिखेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं। अभी मैंने इसलिए अलग अलग लिखा जिससे समझ में आए कि मैंने 4 वाटर ऐड करे, वो तो आप लिखेंगे इसको टोटल 5:2। यस सर। बहुत शानदार मेथड है भाई, समझ में आ जाए यदि 1 मिनट नहीं लगता बैलेंस करने में, सटासट बैलेंस होती है। इस साल भी आईआईटी में क्वेश्चन आया बैलेंस करने का, नीट में आएगा, नीट तो अभी हुई नहीं, आएगा, है ना। और ऐसे ही लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया बैलेंसिंग का, नंबर दे दिए जाते, कोई भी एक इक्वेशन दी जाती है। जी बोलिए बोलिए। ऐसी इक्वेशन दे दी जाती है और यहाँ पर ए बी ऐसा लिख दिया जाता है, ए बी सी डी ऐसे लिखे हुए रहते हैं, और आपको बोलता है आइडेंटिफाई ए बी सी डी, क्या नंबर्स होंगे, नीचे नंबर लिखे हुए रहते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में रिएक्टेंट साइड H+ और प्रोडक्ट साइड H2O लगा रहता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई, यदि एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो रिएक्टेंट साइड H+ लगा हुआ रहेगा, ठीक, और H+ है, यदि उसको बैलेंस करना है तो दूसरी तरफ तो H2O लगा ही रहेगा ना, क्या? तो H+ यदि लगा है तो इंडिकेट कर रहा है कि भैया एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है वो, समझे, और कुछ नहीं, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। चलिए हटा दूं भाई, नोट हो गया सभी लोगों का? चलिए अब
दो तीन क्वेश्चंस और मैं ही करके बता रहा हूं, है ना, आप सिर्फ देखिए बोर्ड पे, मजा आएगा। एक क्वेश्चन है Cr2O7 टू दी पावर -2 प्लस Fe+2 गिव्स, बहुत फेमस रिएक्शन है Cr+3 प्लस Fe+3। ये एक्चुअली होती तो एसिडिक मीडियम में है, लेकिन हम इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है ना। हमें तो अभी बैलेंसिंग से मतलब है, क्योंकि एसिडिक मीट में तो 60 से हो जाता है, H+ ऐड कर दो, आंसर आ गया। बेसिक थोड़ा सोचने को मजबूर करती है। तो फर्स्ट स्टेप में सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेता हूं सबसे पहले। तो ये मैंने सीखा हुआ है, K2Cr2O7 क्रोमियम का +6 होता है, साफ दिख रहा है यहाँ, +2 +3 और +3, ठीक। तो यदि मैं देखता हूं तो क्रोमियम जो है ये +6 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और आयरन जो है ये +2 से कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। कितनी सिंपल सी बात। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। बार बार बोलता हूं, याद रखना भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने ऐसा लिखा इस रिएक्शन को। अब ऐसा लिखने के बाद हमने चेक किया कि क्रोमियम जो है वो 6 से कितना हुआ था, 3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर क्रोमियम। एक क्रोमियम के लिए कितना डिक्रीज हुआ है, 3, लेकिन मैं यहां ध्यान से देखूं ये Cr2 है Cr2, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, टोटल डिक्रीज 3 × 2 = 6। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं, एकदम आसान बात है ना। अरे एक क्रोमियम के लिए 3 डिक्रीज हुआ ना, यहाँ तो कितना है आपके पास, Cr2 है, तो दो क्रोमियम के लिए 3 × 2 कर दो, 5 होते तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या फर्क पड़ता है ना। आयरन में Fe+2 से Fe+3 हुआ है, तो आयरन Fe+2 से Fe+3 हुआ है, तो यहां लिख देता हूं, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 पर Fe। कितने से इंक्रीज हुआ है, 1 से इंक्रीज हुआ है। अब क्या करूंगा मैं, 1 का यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 6 का यहां मल्टीप्लाई करूंगा, कैसा मजा आया, यहां 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 का कर दिया, यहां कितने का करो, 6 का करो, ठीक। सिर्फ रिएक्टेंट साइड करो, उस तरफ फिंगर ना करो, कर लिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लो। तो यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो इस तरफ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2। यहाँ आयरन 6 है, वहां एक ही है, तो वहां 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो Cr2O7 टू दी पावर -2, ये हो गया Cr+3 में 2 से और Fe में कितने से, 6 से, हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, इस तरफ एक भी नहीं है, तो इस तरफ 7 वाटर ऐड कर दूं। यस सर। ये लो भाई, 7 वाटर ऐड कर दिए मैंने, तो जैसी 7 वाटर करे ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब किसकी बारी आई, हाइड्रोजन की, है ना। यदि एसिडिक मीडियम होता तो अभी भैया जो पूछ रहे थे कि कहीं कहीं H+ लगा रहता है, कहीं वाटर, लो आंसर आ गया आपका। ये तरफ कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 14, इस तरफ एक भी नहीं है, तो इस तरफ 14 H+ ऐड कर दो, हो गई बैलेंस। मजा आया, इस तरफ 14 H+ ऐड कर दो, बैलेंस हो गई। यदि बेसिक मीडियम में, मैं जबरन कर रहा हूं बेसिक में, ये एसिडिक में होती है लेकिन चलो मैं बेसिक में कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो रहा है, 14, इस तरफ एक भी नहीं है, तो इस तरफ मैं 14 वाटर ऐड कर दूं। कितने वाटर ऐड कर दूं, 14। और यदि 14 वाटर ऐड करूंगा तो इसके अपोजिट में मुझे, जल्दी बोलो, 14 OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे, तो 14 OH नेगेटिव, है ना। बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। अब आप इस 7H2O का इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 14H2O - 7H2O, तो कितने H2O बचेंगे आपके पास, टोटल 7 हो गई रिएक्शन बैलेंस। बोलो कितना टाइम लगा, अपने आप कल भी ऐसे ही हो रहा था कि फर्स्ट वाले को समझते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम अपने आप कम होता जाता है। हो रहा नहीं हो रहा, चलो नोट करो, एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन करके बताता हूं।
एक बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है, बहुत लोग डरते हैं उसमें। पहले एक दूसरा करता हूँ। हो गया? You're done. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FeH2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2। ठीक, FeH2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2। ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है और इसे बैलेंस करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा, इसलिए जरा बोर्ड पे रहना है। ये हटा दूंगा भाई, हो गया सभी का? ठीक है, है ना? अब मीडियम मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आने लगे होंगे कि एसिडिक में क्या गड़बड़ है, बेसिक में क्या गड़बड़ है ना? H ही तो ऐड करना हो जाता है वो तो है। अब ये आयरन पायराइट है, इसका नाम है आयरन पायराइट FeH2। ठीक, यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और सल्फर का -1 होता है, ये बात याद रखना। ठीक, FeH2 बना है ना, तो ये 2 जो है ये Fe के ऊपर से आया है और S के ऊपर -1 है, बस ये एक याद रखने वाली बात है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है, 0। ठीक, ऑक्सीजन का 0। Fe2O3 बना तो यहाँ पे आयरन का +3, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +4 और ऑक्सीजन का -2। अब देखो इसमें कितनी सारी गड़बड़ हो रही है। पहली गड़बड़ तो ये हो रही है कि आयरन जो है इसका +2 से +3 हो रहा है। आयरन का +2 से कितना हो रहा है? +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और सल्फर जो है इसका -1 से हो रहा है +4। कमाल हो। तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसा मजा आया? सल्फर का भी ऑक्सीडेशन है और आयरन का भी ऑक्सीडेशन है। तो हम इसको यहीं पे सारे कार्यक्रम कर लेते हैं। कैसे? टोटल इंक्रीज जो कुछ है वो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। तो एक आयरन था, +2 से +3 हुआ है, मींस क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 पर आयरन। ठीक, एक आयरन के लिए कितनी इंक्रीज हुई है? 1, है ना? ये -1 से 4 हुआ है, -1 से 4 यानी कितना इंक्रीज हुआ है? 5। कोई भी चीज -1 से 4 होगी मतलब 5 इंक्रीज हुई ना। ठीक, तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 5 पर सल्फर, लिख दिया। अब बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से यहां देखिए, लेकिन यहां सल्फर कितने हैं? 2 है, सल्फर 2। तो फॉर 2 सल्फर, बोलो क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10।
होगा। Yes, sir. 2 सल्फर है तो 10 इंक्रीज हुआ है, और आयरन के लिए कितना इंक्रीज हुआ है 1। ठीक, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल इंक्रीज हुआ 1 + 10 मतलब 11। ठीक, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, आयरन का 1 इंक्रीज हुआ है और दोनों सल्फर का मिला के 10 इंक्रीज हुआ है, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 1 + 10 = 11। ये घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवाया हुआ वहां पे रोल पे क्या क्या लिखवाया ब्रैकेट में मैंने कि इफ मोर देन 1 एटम्स आर इन्वॉल्व्ड देन आइडेंटिफाई टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज। समझे, तो टोटल इंक्रीज निकला, यहाँ पे टोटल इंक्रीज कितना निकल गया है 11 निकल गया। अब आगे बात करता हूं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हुआ है 0 से -2। 0 से -2 मतलब रिडक्शन यानी डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ है 2। ठीक, तो डिक्रीज बाय 2 पर ऑक्सीजन है, तो यहां कितने ऑक्सीजन है 2। ठीक, तो फॉर 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी 4 से डिक्रीज हुआ है और 11 से क्या हुआ है इंक्रीज। तो इंक्रीज होने वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं डिक्रीज होने वाले में, और डिक्रीज होने वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इंक्रीज होने वाले में। ठीक, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें और 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, ओनली एट रिएक्टेंट साइड। ठीक, अब ये हो गया। अब ऑक्सीजन को तो सॉरी अब क्या करना है यहां पर, हमें यहां पर ऑक्सीजन को छोड़ दें यदि, तो बाकी को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो यहां पे आयरन है 4, वहां पे आयरन कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है ना, पहले आयरन के बारे में सोचूं, सल्फर से तो मैं बाद में निपटता रहूंगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और साथ में सल्फर यहां पर है 8, कितना है 8, यहां पर कितना है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं 8 से। 8 कर दिया। अब ऑक्सीजन की बारी आई, यहां पे ऑक्सीजन है 22, यहां पे 3 × 2 6 और 8 × 2 16, और 16 + 6 कितना हो गया 22। मजा आ गया, क्लास में होते हैं ऑफलाइन में तो ताली बजवाते। ठीक, कितना शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, एकदम शानदार क्वेश्चन। कितनी अच्छी नई चीज सीखने को मिली कि यदि एक से ज्यादा चीजों के ऑक्सीडेशन हो रहे हैं तो फिर क्या करोगे, है ना। तो एक से ज्यादा चीजों के ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे निकालना, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक, टोटल आपको क्या करना है यहाँ पे निकाल लेना है कि टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है। समझ गए बात को। चलो अब नोट करो, एक मुझे करके बताओ आप लोग। यस सर, ये सल्फर का सर एक बार और बता देंगे सर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज वाला। भाई सल्फर का यहाँ पे कितना है -1 है, और इस तरफ कितना है +4 है, तो -1 से +4 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ बोलो 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो एक सल्फर के लिए हुआ ना 5, यहाँ पे टोटल H2 लिखा है, तो H2 मतलब 2, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 5 × 2 10। इसलिए हर चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी है मैंने, नोट्स में भी ऐसे ही लिखना है ना, एक साल बाद में तो आप। हाँ जी सर, टोटल इंक्रीज 11 कैसे हुआ? क्यों, एक आयरन का इंक्रीज हुआ, 10 सल्फर का इंक्रीज हुआ। यस सर, टोटल यस। एक आयरन का इंक्रीज हुआ है और 10 सल्फर का इंक्रीज हुआ, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर तो 11 ही इंक्रीज हुए ना। ऐसा है सर, मैंने सोचा सल्फर का टोटल इंक्रीज। नहीं, सल्फर का नहीं, टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है। दो चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं इसलिए टोटल, सिर्फ सल्फर का नहीं है वो। यहाँ सल्फर का -1 कैसे आया समझ में आ रहा है ना। इस फार्मूले को जब आपने स्प्लिट करा, फार्मूला मेकिंग हमने सीखा हुआ है, तो Fe+2 और S नेगेटिव से ही FeS2 बन सकता है, ठीक है ना। तो भले ही हमने S नेगेटिव नाम की कोई स्पीशीज नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन क्या करें,
हो सकता है, केमिस्ट्री के कुछ भी पॉसिबल है। यस सर। सर चलिए अब एक आप लोग करके बता रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से। चलो बस एक मिनट। करो करो, जिनका हो गया वो शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन दी हुई है, AH2S3 plus NO3 negative gives ASO4 to the power -3 plus S plus NO. Acidic medium अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने छांट करके, उलझो जिससे आप लोग, है ना, और उलझोगे तभी सुलझना सीखोगे, है कि नहीं। ठीक, तो AH2S3 है, आर्सेनिक का आ रहा है +3 और सल्फर का है -2, यस है सर। ना। फार्मूला मेकिंग हमें आता है। NO3 नेगेटिव मतलब ये HNO3 का आयोनाइज्ड फॉर्म है, और HNO3 का आयोनाइज्ड फॉर्म है मतलब +5। AS में +5 है, ऑक्सीजन का तो -2 ही चल रहा है, 0 और +2। यस सर। तो सभी जगह ऑक्सीजन का -2 है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मुझे दिख गया है ऑक्सीजन -2 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन में भी चेंज आ रहा था, मैं इसलिए उसको लिख रहा था, ठीक है ना। अब मैं एक तरफ से शुरू करता हूं, पहले मैं आर्सेनिक को देखता हूं। आर्सेनिक को यदि मैंने देखा तो मुझे नजर आ रहा है आर्सेनिक +3 से +5 हो रहा है, इंक्रीज बाय 2 ठीक। पर आर्सेनिक, तो मैंने लिखा इंक्रीज बाय 2 पर आर्सेनिक, लेकिन यहां AH2 है ना, तो फॉर 2 आर्सेनिक, तो 4 हो जाएगा। 2 हो गया। तो आर्सेनिक 4 से इंक्रीज हुआ। सल्फर की यदि मैं बात करता हूं तो -2 से +2, -2 से +2, तो इंक्रीज बाय 4 पर सल्फर। इसमें तो दिक्कत नहीं है, -2 से +2 कोई भी चीज होगी तो 4 इंक्रीज होगी। तो यहां सल्फर कितने हैं 3, तो फॉर 3 सल्फर, तो 4 × 3 = 12। ओके, 0 हो जाएगा सर, -2 से 0 सर। यस सर। अरे सॉरी सर सॉरी, मैं यहां देख लिया, -2 से +2 देख लिया, -2 से 0, ठीक। इंक्रीज बाय 2 पर सल्फर, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 2 6। तो टोटल यदि इंक्रीज निकालना है हमको, तो टोटल इंक्रीज इसमें 4 है और इसमें कितना है 6 है, ठीक। तो टोटल इंक्रीज 4 + 6 = 10। कोई को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। नाइट्रोजन +5 से कितना हुआ है +2, तो नाइट्रोजन डिक्रीज बाय 3, +5 to +2 means decrease by 3 पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऑलरेडी 1 ही है। रिएक्टेंट साइड देखना, रिएक्टेंट साइड ही देखना, तो 1 ही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 3 तो डिक्रीज हुआ है 3 से और टोटल इंक्रीज हुआ है 10 से, अपोजिटली मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 से S3 ओनली एट रिएक्टेंट साइड। ओके, ठीक। तो ऐसा किया हम लोगों ने, बस मुझे लगता है आगे आपको सफलता मिल गई होगी आप कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लें। हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ, तो चलो ऑक्सीजन को कर लेते हैं, ऑक्सीजन के अलावा बाकी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्सेनिक 6 है, यहाँ आर्सेनिक 1 है, तो मैं उस तरफ पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लूं,
बाकी की Yes. बाद में सोचूंगा, सबके बारे में एक साथ सोचोगे तो फिर किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लो, Yes. हो गया। यस सर। अब मैं सल्फर के बारे में सोच लेता हूँ। सर यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 1, तो इस तरफ 9. मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हो गया। Yes. यस सर। अब मैं नाइट्रोजन के बारे में सोच लेता हूँ, यहाँ 10 है वहां 1 है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके। अब नेक्स्ट अब स्टेप पे जाऊंगा, मैं ऑक्सीजन के बारे में सोचूंगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 6 into 4 24, और 24 और 10 34, 34 34. ठीक। यानी इस तरफ 4 कम है तो यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर देता वाटर हूँ। मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। Plus 10 NO3 negative plus 4 H2. ओके। अब आगे बढ़ जाऊंगा मैं। जब आगे बढ़ूंगा तो मेरा सामना किससे होगा? 4 H. सर हाइड्रोजन से. है ना, 8H। हाइड्रोजन से होगा, ठीक। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 8, और उस तरफ तो एक भी नहीं है, तो उस तरफ क्या हो जाएंगे? 8H पॉजिटिव हो जाएंगे। H positive. कुछ गड़बड़ हुई है कहीं यार, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। H पॉजिटिव इस तरफ आने चाहिए, वाटर उस तरफ आने चाहिए। भाई एसिडिक मीडियम है ना, HNO3 है ना, ये तो HNO3 है, तो HNO3 का H तो इसी तरफ आना चाहिए ना, ऐसा कैसे हो गया है? चलो ठीक है, फिर भी एक बार चेक करो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। कहीं कुछ गलत नहीं, सही है सब। भाई ये ऑक्सीजन यहाँ 30 हो रहा है ना, और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करा जा सकता, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, तो है ना। Yes. तो ये अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 8H2O आ रहा है, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, तो इस तरफ आप 8H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, ओके, Yes. खत्म। यस सर। अब उलझना नहीं है। उलझने से मतलब क्या होता है, कई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसको हटा रहा हूं, सुनना ध्यान से। Yes. अब मान लीजिए ऐसी एक इक्वेशन हमारे सामने आ गई, Cl2 plus OH negative gives Cl negative plus ClO3 negative, ये लोग यस सर। Yes. ठीक। अब आप यदि इसको इस मेथड से बैलेंस करने जाओगे तो उलझ जाओगे भाई, बहुत बुरी तरीके से उलझ जाओगे, Yes. क्योंकि क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, तो वो नंबर किस में मल्टीप्लाई करें, हमें समझ ही नहीं बैठेगा ना, किस चीज में मल्टीप्लाई करें। Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 ही रिड्यूस हो रहा है। तो फिर ऐसी सलाह मेरी रहेगी आप लोगों के लिए कि यदि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ जा रही हैं तो हमारे पास फिर बेस्ट मेथड क्या है? हाफ रिएक्शन मेथड, ओके। फिर उसकी तरफ जाना आप लोग, दोनों सीखी हुई है हमने, है ना। तो ये बाकी सारी रिएक्शन को आप इससे बैलेंस कर लीजिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आप हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कीजिए। आगे बात सुनिए, यस सर। फिनिश, ये खत्म हो गया भैया आपका कार्यक्रम। अब रेडॉक्स ऑफिशियली फिनिश, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। Yes. बिल्कुल समय मिला करके हमने फिनिश कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एडिशनल कंसेप्ट मैं आपको इसमें सिखा दूं, और बाकी आपकी बुक में जितना जो कुछ दिया है वो सब आप 12th में पढ़ेंगे। नहीं तो आपको यार हमारी बुक में तो ये भी दिया है, गैल्वेनिक सेल दिख रही है, डेनियल सेल दिख रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रही है, ये सब क्यों नहीं पढ़ा? ये नहीं पढ़ना है। 12th क्लास में यही चैप्टर फिर से आगे बढ़ता है, ये अभी 11th के हिसाब से कंप्लीट हुआ है, 12th में ये फिर से आगे बढ़ता है, और 12th में जाकर के ये बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाती है। तो जितनी एडिशनल टर्म्स आपको यहाँ पर और लिखी हुई दिखेंगी आपकी बुक के अंदर, अब वो पूरा 12th का सिलेबस है भाई। 11th में आप स्कूल लेवल एग्जाम की यदि बात करेंगे, है ना भाई, 11th में तो स्कूल लेवल की बात कर रहे हो पहले, तो स्कूल लेवल एग्जाम में आपके टीचर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा अच्छा स्कूल यदि आपका है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन पे जाएंगे, और अच्छा स्कूल यदि आपको लगता है कि नहीं यार बढ़िया रेपुटेटेड स्कूल है, तो वो बैलेंसिंग पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन बैलेंसिंग का तरीका क्या रहता है कि कोई भी रिएक्शन दी हुई है, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है, तो इस रिएक्शन में यहां पर PQRS ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक। और आपसे पूछेंगे द PQRSR, तो नीचे ऑप्शन में नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ऐसे नंबर लिखे हुए रहेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या नंबर होने चाहिए। आ रही बात समझ में, है ना। तो ऐसे आते हैं वो टेस्ट आप लोग दोगे तो समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो जो पोर्शन 12th में आना है वो 12th में ही पढ़ना है आपको, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक, क्योंकि गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल कोई काम के नहीं है, बहुत लंबी कहानी है वो। मैं आपको यहां पर एक बात सिखा रहा हूं, एंड दैट इज टाइट्रेशन, ठीक। ये मैं आपको एक एडिशनल चीज यहां पे सिखा दे रहा हूं जिससे आपको भविष्य में काम आए, है ना। पहले जरा 2 बूंद जिंदगी की डाल लेता हूं और पढ़ाते भी जाता हूं, साथ साथ बोलते भी जाता हूं। अब सबसे पहले टाइट्रेशन है क्या? ये क्या है? आपने नाम सुना होगा, स्कूल के अंदर एक लैब होती है, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री लैब, है ना। तो ये सब केमिस्ट्री लैब के टीचर का काम है। जनरली लैब वाले टीचर अलग होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल कराते रहते हैं, है ना, मैडम ही होती ज्यादातर वो। तो ये लैब वाले टीचर का काम है आपको पूरा टाइट्रेशन करवाना और टाइट्रेशन सिखाना। उसकी एक अलग से कॉपी भी बनती है, प्रैक्टिकल फाइल जिसे आप लोग कहते हैं। पर समस्या ये आ रही है कि स्कूल तो हम जा नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल हम बनाएंगे कहां से? और कॉम्पिटिटिव पे जब आप जाते हो, ठीक, नेचुरल सी बात है, आज इच्छा नहीं है कि नहीं हम नहीं देंगे IIT या हम नहीं देंगे नीट, ठीक। मान लो 1 साल बाद इच्छा हो जाएगी तो क्या करोगे भाई, है ना। तो इसलिए ये प्योरली आपके कॉम्पिटिटिव का ही पार्ट है, ठीक, ध्यान रखना इसको। और ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने वाली चीज है, ये स्कूल लेवल पे पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाली चीज है। लेकिन IIT और नीट दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो टाइट्रेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये टाइट्रेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में बात समझते हैं हम लोग। ये एक सिंपल रेडॉक्स इक्वेशन होती है और इसकी हेल्प से हम क्या पता करते हैं? इसकी हेल्प से हम पता करते हैं कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन कितना हम एक रिएक्टेंट दूसरे में डालें कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक बीकर में NaOH रखा हुआ है। अब उस NaOH में मैंने ऊपर से HCl डालना चालू करा, ठीक, तो वो बेस रखा हुआ है, ऊपर से मैंने एसिड डालना चालू करा, दोनों में धीरे धीरे रिएक्ट करने लगे, न्यूट्रलाइजेशन होने लगा, ठीक। तो कब वो पूरी तरह एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे, है ना, कितना HCl मिलाऊं कि वो पूरी तरीके से NaOH से रिएक्ट कर ले, उसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दे। ये कैलकुलेशंस जब हमें करनी होती हैं तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? टाइट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। बस इतनी सी बात होती है। जैसे अब भी आपने एक रिएक्शन सामने लिखी, या भैया ने आते से मुझसे पूछा C2H5OH वाला क्वेश्चन, MnO4 नेगेटिव प्लस C2H5OH गिव्स Mn+2 प्लस CH3COOH। वो क्या हो रहा है उसमें? जो MnO4 नेगेटिव मतलब KMnO4 है, तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो एथेनॉल का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, और एथेनॉल का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। तो कितनी देर में वो एथेनॉल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर पाएगा, वो मुझे कैलकुलेट करना रहता है, और उसके लिए मैं किसकी हेल्प लेता हूं? टाइट्रेशन की, ठीक। इन सारी रिएक्शन में हम जनरली क्या करते हैं? बीच बीच में एक इंडिकेटर डालते जाते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंडिकेटर। इंडिकेट क्या करते हैं? इंडिकेटर करते हैं चेंज इन पीएच। जैसे फिनोफ्थलीन आपने लिया हुआ है ना, तो फिनोफ्थलीन नॉर्मल कंडीशन में कलरलेस होता है, नॉर्मल कंडीशन में कलरलेस है, ठीक। अब एसिडिक मीडियम में आपने डाला तो वो एसिडिक में भी कैसा बना रहेगा? कलरलेस। लेकिन जैसी मीडियम बेसिक होना चालू होगा तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक। तो ये चेंज इन कलर हम पता करते जाते हैं टाइट्रेशन करते करते। इसके लिए आप जब लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां कुछ स्टैंड रखे हुए हैं और उन स्टैंड के ऊपर कांच की ऐसी लंबी लंबी सी ट्यूब लटकी हुई है, ठीक है। कांच की ऐसी लंबी लंबी सी ट्यूब रहेंगी, आप कभी भी केमिस्ट्री लैब में जाओगे सब में ऐसे स्टैंड रखे हुए रहते हैं और उन पे ऐसी कांच की लंबी लंबी सी ट्यूब लगी रहती है, नीचे ऐसा एक नोजल लगा हुआ रहता है, रबर रहती है, उसमें एक बॉल रहता है, उसको ऐसे ऐसे दबा के पुच पुच करके अपन आइटम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। इसे कहा जाता है ब्यूरेट,
क्या बोलते हैं इसको? ब्यूरेट बोलते हैं, ठीक है ना। साथ में एक ग्लास की एक और ट्यूब होती है, मेरी ड्राइंग हालांकि इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार की एक और ग्लास ट्यूब होती है, इधर मोटी पतली हो गई चलो कोई बात नहीं, अभी अभी नाग पंचमी गई है ना, तो यही सोच लो, ठीक। इसको बोला जाता है क्या? पिपेट। इसको बोला जाता है पिपेट, है ना। तो ब्यूरेट के अंदर एक आइटम भरा हुआ रहता है, ब्यूरेट के अंदर कोई भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ रहेगा, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, है ना, टाइट्रेंट बोलते हैं। जैसे KMnO4 भरा हुआ है, K2CR2O7 भरा हुआ है, ये। दूसरा एक होता है जिसको आपको मेजर करना है, जिसका आपको पता करना है कि कितनी देर में वो रिएक्ट करने वाला है, तो उसको क्या करते हैं, इसे मुंह से खींचते हैं, पिपेट से। और मुंह से खींच करके, बहुत ही गंदा डायग्राम बनाना, काफी मोटा पतला हो गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे पिपेट से खींचते हैं और पिपेट से खींच करके इस बीकर में डाल देते हैं, ठीक, यहां पे। अब इसमें जो यहाँ पे नोजल लगा रहता है, उसको धीरे धीरे दबाते हैं और बूंद बूंद करके इस आइटम को नीचे गिराते जाते हैं, ठीक। इसमें इंडिकेटर मिला हुआ है, बूंद बूंद करके नीचे गिराते जाते हैं। तो जो कलर चेंज हो रहा है, उस कलर चेंज को हम ऑब्जर्व करते जाते हैं। मान लो फिनोक्सिन मिला हुआ है, ऊपर से 2 बूंद गिरी, कलरलेस हो गया, मतलब एसिडिक मीडियम है। फिर 2-4 बूंद गिराई, फिर कलरलेस हो गया, मतलब एसिडिक मीडियम है। फिर 2-4 बूंद गिराई, फिर कलरलेस हो गया। फिर अचानक से एक बूंद गिरी और पिंक कलर ओरिजिनेट हो गया, तो पिंक कलर ओरिजिनेट हो गया, मतलब अब मीडियम कैसा हो चुका है? बेसिक हो चुका है, ठीक। तो जैसे ही वहां पे वो कलर आया, तो जिस पॉइंट पे आया उस पॉइंट को हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर डले हुए रहते हैं इसके ऊपर पूरे, तो जिस पॉइंट पे आया उस पॉइंट को रीड कर लिया। 2-3 बार इसको हमने रिपीट कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को, तो उससे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट पता पड़ जाता है कि टोटल आपस में ये कब जाकर के रिएक्ट करते हैं। और जब पूरी तरह आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट और नल पॉइंट। क्या बोलेंगे हम उसको? इक्विवेलेंस पॉइंट और नल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। रुक जाओ, पहले पूरा सुन लो, सब कुछ नोट्स बनाओ, फिर पूछना डाउट, है ना। तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट और नल पॉइंट। तो ऐसे में आपको 4-5 अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन लिखवा रहा हूं, है ना। आइडोमेट्रिक, आइडियोमेट्रिक, KMnO4 टाइट्रेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, सीरिक सल्फेट टाइट्रेशन, ये आपको कभी कभी काम आ जाते हैं, ठीक। तो जरा फटाफट लिख लीजिए पहले पूरी थ्योरी को, क्योंकि वैसे भी मैं एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूं। तो हेडिंग डालिए जरा सब बढ़िया सुंदर तरीके से, टाइट्रेशन डालिए, हेडिंग टाइट्रेशन। लिखिए, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन in which solution of two reagents, in which solution of two reagents are allowed to react, allowed to react, ठीक। एरो बना के लिखिए नीचे की लाइन से। इट इज carried out by adding, it is carried out by adding standard solution of one reagent, standard solution of one reagent taken in burette, B-U-R-E-T-T-E, B-U-R-E-T-T-E, taken in burette to, रिपीट कर देंगे। it is carried out by taking standard solution of one reagent taken in burette to known volume of other reagent, known volume of other reagent taken in flask,
taken in flask called titration flask. Titration flask with the help of pipette, P-I-P-T-T-E, P-I-P-T-T-E, pipette. ठीक है, एरो बना के लिखें. The solution P P-I-P-E-T-T-E, pipette. फिर एरो. The solution taken in burette, the solution taken in burette called titrant, and taken in flask, called analyte, A-N-A-L-Y-T, analyte. एक बार स्पेलिंग रिपीट कर देंगे. A-N-A-L-Y-T-E, analyte. ठीक. फिर एरो का साइन बना के लिखिए. The titration carried out till the reagent present in both the solution react completely. Both the solution react completely. ठीक है. फिर एरो. The stage at which both reagent react completely, known as equivalence point or end point. Which is detected by indicator. सर यही नल पॉइंट भी है जी. which is indicated by which is detected by indicator. ठीक है जी. फिर एरो का साइन बना के लिखिए नीचे की लाइन से. Redox titration are of following types. First, Cyridine. Potassium permanganate titration. लिखें. In this titration, reducing agent like FeSO4 or Mohr's salt
MOHR मोहर्स सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सलेट और AH2O3 are AS2O3 are directly titrated against KMNO4 which act as oxidizing agent in acidic medium. यहां देखिए, तो आपने क्या करा हुआ है, ब्यूरेट के अंदर भर दिया है KMNO4 को, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका, ठीक। बीकर में आपने कोई दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, जैसे मोहर सॉल्ट ले लिया या ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट या AH2O3, ठीक। तो कंप्लीट रिएक्शन ये होती है एसिडिक मीडियम में, KMNO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2SO4, तो इसमें बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसा लिखा हुआ है, समझ गए बात को, ठीक। आप मोहर सॉल्ट भी ले सकते थे। मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, ऐसा। तो हम ये भी ले सकते थे, मोहर सॉल्ट भी ले सकते थे, इसमें आयरन Fe+2 के फॉर्म में रहता है। तो जब वो KMNO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक। तो ये होते हैं KMNO4 टाइट्रेशन। आई बात समझ में? आप इसकी जगह K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम में वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करता है। क्लियर? नोट कर लीजिए, अगली रिएक्शन बता देता हूं K2Cr2O7 की, कीजिए, नोट कीजिए। ये मोहर सॉल्ट भी है, yes, सर एक डाउट था। सर वो जो ब्यूरेट और पिपेट में से सर किसकी चीज किस में डाल रहे हैं और सर कैसे मेजर कर रहे हैं, वो एक और बता देंगे सर? ब्यूरेट में से, ब्यूरेट के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विद नोन कंसंट्रेशन, और नीचे जो फ्लास्क है, फ्लास्क में नोन वॉल्यूम रहता है, नोन वॉल्यूम रहता है। किसका नोन वॉल्यूम रहता है, ठीक, जिसके साथ हमें रिएक्ट कराना है। वो कहां से लेते हैं, वो पीपेट से खींच के लेते हैं, है ना। तो ये जो है KMNO4 ये भरा हुआ है ब्यूरेट में, ये कहां पे भरा हुआ है, ब्यूरेट में, ठीक। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये कहां पर भरा हुआ है, पीपेट में। समझ गए बात को, ठीक है। तो पीपेट से उसको फ्लास्क में निकाल लेते हैं, है ना, और फ्लास्क के अंदर बूंद बूंद गिराते जाते हैं KMNO4 की, ऐसा होता है। अब आई बात समझ में? सर जो पिपेट है मतलब उसको पंप करके जो के ऑक्सैलिक एसिड है सर उसको फ्लास्क में गिरा रहे हैं और सर साथ ही साथ वो KMNO4 को भी डाल रहे हैं सर उसमें। हाँ, पीपेट से खींच लिया, मुंह से फ्लास्क में निकाल लिया। पीपेट से हमें एक्चुअल वॉल्यूम पता पड़ जाता है, 15 ml 20 ml कैसे पीपेट होते हैं। तो उससे खींच लिया इसको मुंह से, एक बीकर में डाल दिया, पीपेट को एक तरफ रख दिया, ठीक। अब बीकर को नीचे रखा ब्यूरेट के, ब्यूरेट में से बूंद बूंद करके गिराया। इंडिकेटर इसमें ऑलरेडी डला हुआ है ना।
तो इंडिकेटर की हेल्प से हमको पता पड़ता जाता है कि भैया कब मीडियम चेंज हो रहा है या कब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब आई बात समझ में? सर एसिडिक मीडियम यहाँ कैसे आया सर, मतलब जैसे सर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आ रही है सर। तो एसिड हम डाल रहे हैं ना यार ऑक्सैलिक एसिड के साथ बीकर के अंदर। यस सर, यस। ऊपर ब्यूरेट में कुछ नहीं भरा है, ब्यूरेट में सिर्फ KMnO4 भरा हुआ है, बाकी जो आपको डालना वो नीचे बीकर में डालना है। अब ये प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं ना यार, क्या आप लैब में खड़े होते हैं फिर जाकर के टीचर समझाए तो बात अलग, या फिर एक आध दिन आता हूँ कोचिंग से, वहां से वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ चीजें आपको, उसमें सब डायग्राम वायग्राम बना के, है ना। चलिए हेडिंग डालिए फिर। पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, जल्दी से कर लो नहीं तो बाकी फिर इमेज देख के करना पड़ेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, लिखें। in this titration above reducing agent means FeSO4 or Mohr salt or oxalic acid, Sir, please repeat. above reducing agent, ऊपर जो लिखे हैं उसको above बोलते हैं FeSO4, Mohr salt, oxalic acid are directly titrated against K2Cr2O7 which act as oxidizing agent, which act as oxidizing agent in acidic medium. उम्मीद है ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपने बैलेंस भी की होगी शायद, है जी? ठीक, तो ये टाइट्रेशन की रिएक्शन थी, समझ गए बात को? चलो नोट कर लो, ये हो गया K2Cr2O7 टाइट्रेशन यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर आयरन को रिड्यूस किसने किया सर इधर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आयरन रिड्यूस कहाँ हुआ भाई? आयरन तो ऑक्सीडाइज हुआ ना। यस सर, इलेक्ट्रॉन निकल गया। यस सर। क्या कंफ्यूज होते रहते बेटा, +2 से +3 हुआ तो आयरन तो ऑक्सीडाइज हुआ ना। ऑक्सीडाइज हुआ सर वो। हाँ जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने किया ना सर जी। यस सर। पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिखा ना लैंग्वेज में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा, खुद रिड्यूस होगा। तो क्रोमियम +6 से +3 हुआ तो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? यस। चलो हेडिंग डालो। सीरिक सल्फेट टाइट्रेशन, CRIC, सीरिक, लैंथेनाइट सीरीज में पढ़ने को मिलेगा। CERIC, सीरिक सल्फेट टाइट्रेशन। अभी अगले बैच वाले आ जाएंगे बड़बड़ा करके, बड़ा जल्दी से, इसलिए जल्दी से लिख लो। लिखे, ये देखो आने लगे ना। इन दिस टाइट्रेशन reducing agent such as
रिड्यूसिंग एजेंट सच एज, अब एक बार में सुनना, रिड्यूसिंग एजेंट सच एज फेरस सॉल्ट, क्यूप्रस सॉल्ट, नाइट्राइट, ऑक्सलेट, Sir, nitrite या nitrite? नाइट्राइट, ऑक्सलेट, आर्सेनाइट, आर टाइट्रेटेड, against seric sulfate which act as oxidizing agent, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। सर वो नाइट्राइट और अर्सेनाइट था या फिर से नाइट से डी या टी? टा नाइट्राइट, आर्सेनाइट, यस नाइट्राइट, आर्सेनाइट। चलिए नोट कर लीजिए। अब बाकी दो की जो है मैं आपको इमेज सेंड कर दूंगा भाई, उसमें से देख करके नोट्स बना लीजिए आप। आइडियोमेट्रिक और आइडोमेट्रिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। लेकिन अब आप समझ गए थीम की कुल मिलाकर के क्या है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कब उनकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसको हम किसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से। जी इंडिकेटर। Sir, आगे तो बोल।